नमस्कार। जैसा कि आप सबका परिचय हुआ, मेरा नाम संजय द्विवेदी है, जैसा सर ने बताया, और मैं भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है नई दिल्ली में, उसमें 3 साल डायरेक्टर जनरल रहा हूँ और इस समय भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। वहाँ पे मैं पहले रजिस्ट्रार भी रह चुका हूँ, 10 साल मास कम्युनिकेशन का एचओडी भी रहा और वहाँ पे कुलपति भी रहा कुछ समय के लिए, और 14 साल मैंने मीडिया में गुजारे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं विद्यार्थियों से बातचीत करता हूँ, और मुझे अपने भी दिन याद आते हैं, मैं भी मीडिया का विद्यार्थी रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपने पुराने दिनों में वापस जा रहा हूँ। इसके पहले भी मैं एक बार आया था, और आप सबसे बातचीत करने से मुझे भी ताकत मिलती है, कुछ नई जानकारी जानने को मिलती है, क्योंकि आप जो एक नई दुनिया में हैं, एक नई रोशनी में हैं, और इतने सुंदर विभाग में इतनी सुविधाओं के साथ आपके साथ वो हो रहा है। हमारे ज़माने में कंप्यूटर हमें छूने के लिए मिला था, मतलब चलाने के लिए नहीं मिला, छूने के लिए कि ये कंप्यूटर आ गया है, आगे वो उसका उपयोग करेंगे। तो जैसी दुनिया बदली, कितनी तेज़ी से बदली आपने देखा। इसके बाद मोबाइल इमर्ज हुआ, खासकर 91 का वो साल है, मतलब आप किताबों में पढ़ेंगे 91 में तो आप रहे भी नहीं हो धरती पे। तो 91 का वो साल है जिसने हिंदुस्तान ही का सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि हिंदुस्तान का पूरा समाज बदल दिया। 91 के बाद अभी 30 साल करीब होने जा रहे हैं। इन 3 दशकों में हिंदुस्तान पूरा का पूरा बदल गया। 34 साल लगभग होने जा रहे हैं, 24। 91 वो साल है जिसने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के समाज को, हिंदुस्तान के मीडिया को, सब कुछ बदला। उसके पीछे रीज़न क्या था, कारण क्या था? उदारीकरण की जो व्यवस्था प्रारंभ हुई, भारत का बाजार खुला, विदेशी निवेश आना आसान हुआ, और प्रिंट मीडिया में भी निवेश को खोल दिया गया, टेलीविज़न के लिए खोल दिया। उसके कारण जो है भारत का समाज जीवन में सब क्षेत्र परिवर्तन आता, मीडिया सर्वाधिक प्रभावित हुआ। क्योंकि अगर आपको समाज में परिवर्तन लाना है, टूल क्या होगा? टूल मीडिया ही बनेगा। इसलिए मीडिया में भी खूब पैसा आया, टेक ओवर्स हुए, बाहर की कंपनियां आई, बाहर कंपनियों में पैसे लगाए। उसी समय आपको बताओ रूपर्ट मुर्डो जैसा आदमी भी, उसने भी हिंदुस्तान के बाजार में पैसे लगाए। हमारे जो छोटे छोटे अखबार थे वहाँ पे 1000-1000, 2-2000, 10-10 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ विदेशी कंपनियों का। सारे अखबार अचानक ब्लैक एंड व्हाइट जो छपते थे, कलर हो गए। फेसिमाइल एडिशन शुरू हुए, उनके जिलों के संस्करण शुरू हुए, पुल आउट जिन्हें आप कहते हैं। और बहुत ज़बरदस्त क्रांति हिंदुस्तान के मीडिया में देखी गई, क्योंकि पहले इंडस्ट्री आती, ध्यान रखिए, फिर सर्विस इंडस्ट्री आती है, और मीडिया इन सब का एक तरह से टूल बनता है। मीडिया के माध्यम से कहते हैं, आपको एक प्रोडक्ट भी बेचना है, आपको मीडिया की ज़रूरत है। आपको अपनी बात कहनी है, आपको मीडिया की ज़रूरत है। तो मीडिया सबके लिए अनिवार्य था, और इसके साथ साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो इमर्ज हो रहा था, उसने चीज़ों को भेजना कहना बहुत आसान कर दिया। पुराने ज़माने में खबरें कैसे पहुंचती थी, सुन करके आप हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। एक लिफाफा बनाते थे, बबीना कहीं छोटी जगह पे बैठे संवाददाता, उस लिफाफे बस के रख के आते थे। वो बस कंडक्टर वहाँ पे डब्बा लगा रहता था बस अड्डे पे, वहाँ उस डब्बे में डाल देता था उस अखबार के। फिर अखबार का एक आदमी आता तो डब्बे से उस लिफाफे को निकालता था, एडिटर उसको सब करता था अखबार के अंदर। फिर जाके वो खबर एक आदमी टाइप करता था, एक आदमी पेज लगाता था, फिर जाके किसी तरह से अखबार निकलता था। बड़ा एक लंबा प्रोसेस था। हम जब शुरू में अखबारों में काम शुरू कर रहे थे तो 9-9 घंटे खड़े होकर के पेज लगवाते रहते थे। भाई जूनियर थे तो पेज लगवाओ, 9 पेज लगवाने हैं, तो खड़े रहते थे। और पेस्टर को पोहा भी खिलाओ, पेस्टर वो पेस्ट कर करके लगाता था खड़े होकर के। वो प्रोसेसिंग भी मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको। सब आप ये सब दृश्य गायब ही हो गए, ना प्रूफ रीडर बचा, ना पेस्टर बचा, कोई नहीं बचा। अब जो कुछ है वो आप ही हो। मतलब बहुत आसान हो गया खबरों को कलेक्ट करना, खबरों को प्रस्तुत करना। मैं यहाँ बैठा हूँ, इस प्रोग्राम को आप लाइव कर सकते हैं और दुनिया भर में लोग देख सकते हैं। भूगोल खत्म हो गया। अखबारों का एक भूगोल होता है कि झांसी स्टेशन इतने खर्चे में यहाँ तक पहुँचाया जा सकता है, इससे आगे फिर वो ट्रेन से यहाँ से जाएगा, अगले दिन पहुँचेगा। तो वो जो पलों की बातें अब हो गई हैं, इमीडिएट चीज़ लोगों को पहुँचने लगी। उसको हम कहते थे उस 90s के बाद के समय को, ये इंफॉर्मेशन एज है, सूचना का समय। पर सूचना का समय भी ज़्यादा लंबा नहीं चला। आज आप सूचना बेच के जिंदा रह सकते हैं क्या? आप सोचिए। आज कोई कहे कि मेरे पास सूचना है, मुझे पता है, मैं कहूँगा
क्योंकि जैसे शहर में, नगर में, दिल्ली में, मुंबई में कहीं भी घटना घटती है, इमीडिएट आपके व्हाट्सएप पे 4-5 जगहों से वो चीज़ आ चुकी होती। एक अखबार वाला ये सोचे कि मैं सुबह बताऊंगा इस खबर को, तो उसको पढ़ेगा कौन? यानी कि पत्रकारिता अब विशिष्टता की तरफ जा रही है। सूचना दे करके अब आप मुक्त नहीं हो सकते। अकेली सूचना से आपका काम नहीं चल सकता। अब आपको कुछ चाहिए ज़्यादा, जिसको वैल्यू एडिशन कहा जा रहा है। मास्टर्स वाले सुनो ध्यान से, इनके पास ज़्यादा टाइम। वैल्यू एडिशन का, आप सिर्फ खबर बताओगे, सिर्फ सूचना दोगे तो चलेगा नहीं। अब सूचना से आगे की कोई चीज़ बताओ। सूचना के होने की जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग है, प्रक्रिया है, उसके बारे में बात करो। यानी सूचना बेचने का समय भी चला गया। कई लोग अभी बोलते होंगे कक्षाओं में सूचना का समय, ये सूचना का समय नहीं है। सूचना का समय जा चुका है। सूचना बिक ही नहीं सकती अब, तो सूचना मुफ्त में उपलब्ध है, या आप ध्यान रखें आप। और सामान्य आदमी सूचना दे रहा है। इवन हालत ये है इस वक्त कि कोई भी बड़ी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया हम जिसे कहते हैं, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो ब्रेक नहीं करता फॉरवर्ड करंट इन्फॉर्मेशन। कोई भी बड़ी खबर या कोई भी खबर, मैं तो कहता हूँ, वो ब्रेक हो रही सोशल मीडिया पे, वो ब्रेक हो रही है आपके सोशल माध्यमों पर। वो जो ऑनलाइन माध्यमों ने बैंड बजा रखी है, ये थाम रखी है। बैंड बजा जानते हो ना आप लोग, आप ही की लैंग्वेज है। ऑनलाइन जो मीडियम आया है, सोशल मीडिया जो आया है, उसने लोगों की बैंड बजा रखी है। मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग घबराए हुए हैं, क्या करें, हालत खराब है। और दुनिया भर में ऐसी घटनाएं हुई जो हिला के रख देंगी आपको। 2008 में एक किताब आई जे गोमेज की, उस किताब का नाम ही है, शुक्ला सर, उसका नाम है प्रिंट इज डेड। किताब का नाम है प्रिंट इज डेड, 2008 की किताब, अभी 24 में बैठे। एक फिल्म आई थी घोस्ट बास्टर्ड। उस घोस्ट बास्टर्ड में एक साइंटिस्ट है, वो अपनी सहायिका जो वो पीए, वो जो भी रहा हो, सहयोगी है, उससे पूछती है उससे कि आप क्या पढ़ना चाहेंगे। तो वो मजाक में कहता है प्रिंट इज डेड, मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है। उस समय वो बात मजाक में रही होगी, पर आज आप देखेंगे तो आप मीडिया के स्टूडेंट हैं, आप बताइए इसमें कितने लोग सुबह का अखबार पढ़ के आए, बताइए। आखिरी बार आपने अखबार कब पढ़ा ये बता दीजिए। ठीक है, मतलब अपवाद ही है ना, 2-3 लोग हैं, मतलब ये तो अल्पसंख्यक ही हुए एक तरह से। पर सब अवेयर है, सबको पता है दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि जिसने अखबार नहीं पढ़ा उसको कुछ नहीं पता है, जिसने अखबार नहीं पढ़ा हो सकता है वो ज़्यादा जानता हो, ये भी हो सकता है, संभव है। मतलब अब अखबार ज्ञान की, सूचना की कुंजी नहीं रहे। ठीक है, टेलीविज़न भी नहीं रहा, इस जनरेशन के बच्चे टेलीविज़न भी नहीं देखते। और आश्चर्यजनक रूप से मैं आपको बताता हूं कि जो एक परिवर्तन मैंने देखा कि टेलीविज़न न्यूज़ के लिए नहीं देखते। अगर कुछ लोग देख भी रहे तो इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं अगर कुछ तो। जैसे मेरी बेटी भी सिर्फ 9 साल की है, शुक्ला सर, पर वो रोज़ 9 बजे आजकल सोनी पे रामायण आता है, पता नहीं कहाँ से इन्फ्लुएंस हुई है, वो दिन भर टीवी नहीं देखती पर वो रामायण जरूर देखती है। 9 साल की बच्ची हमारी, और सब काम छोड़ के टीवी बैठ जाती है, फिर बंद कर देती है जैसे रामायण खत्म होता है। तो चलो ऐसे संस्कारी बच्चे भगवान सबको दें जो रामायण देखें। यही तो भगवान दुआ कर रहे हैं सब अपने बच्चों से कि भैया अच्छी चीज़ देखो। तो अब आप देखिए कि ऐसे समय में आप कम्युनिकेटर बनने जा रहे हो। जर्नलिस्ट तो भूल जाओ, जर्नलिस्ट कुछ होता नहीं, आप है कम्युनिकेटर्स। जब आप कम्युनिकेटर कहते हैं तो आपकी दुनिया बड़ी हो जाती है, आपकी ज़िंदगी बड़ी हो जाती है। जब आप कम्युनिकेशन कहते हैं तो आपका दायरा बहुत बढ़ जाता है। अब दुनिया को जर्नलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कहता जर्नलिस्ट इज डेड, मेरा जी बुरा नहीं मानना आप, जर्नलिस्ट है, रहेगा भी, पर वो जर्नलिस्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसे आप टेलीविज़न की भाषा में समझिए कि एक ज़माने में न्यूज़ रीडर होता था, खबर को पढ़ता था, टेलीप्रॉम्प्टर चलता था, खबर को पढ़ता चला जाता था। आज न्यूज़ रीडर खत्म हो गया। ठीक है, आज एंकर्स आ गए, प्रेजेंटर्स आ गए, जो टेलीविज़न पर टीपी के सहारे नहीं चलते बहुत ज़्यादा, वो अपने खुद के दिमाग पर, अपने खुद के विवेक पर भी बहुत सारा काम करते हैं। ऐसे जर्नलिस्ट अब सिर्फ सूचना देने वाला नहीं रहा। अब जर्नलिस्ट जो है 3 काम करता है। जर्नलिस्ट तो रहेगा, कहाँ चला जाएगा, एक प्रोफेसर, नहीं तो ये इतना बड़ा संस्थान खोला किस लिए। अब वो 3 काम करता है। पहला काम करता है, और वो सिर्फ खबर नहीं देता,
पहले क्या था, सब खबर देता तो भाग जाता था, न्यूज़ देने का उसका काम था। अब वो खबर को इंटरप्रेट करता है, खबर को समझाता है। इंटरप्रिटेशन समझते हैं ना, व्याख्या करना। खबर की व्याख्या करता है। इस खबर को आप ऐसे समझिए। आप अचानक आपने खबर को देखा, वही जो खबर थी उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई, तुरंत उस खबर में वैल्यू जुड़ गई, क्योंकि आप खबर को आपने समझाया सरल भाषा में, आंकड़ों के साथ, ग्राफिक्स के साथ, इन्फोग्राफिक के साथ कुछ आपने वैल्यू एडिशन किया, खबर को आपने समझाया। जैसे बजट है, बजट एक क्रिटिकल सब्जेक्ट है, मेरे समझ में नहीं आता आज भी, पहले भी नहीं आता था और मैं समझना भी नहीं चाहता। तो बजट है, पर बजट को सरलता समझाता है, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, पैसा यहाँ आ रहा है, पैसा यहाँ को जा रहा है, ठीक है, इन्फोग्राफिक से समझाता है। तो एक पहला काम उसके पास अब इंटरप्रिटेशन का, इंटरप्रिटेट करेगा। दूसरा काम उसके पास बच गया है अभी भी, आपको कि तो हमारी छुट्टी कर दी सर ने, नहीं, दूसरा काम उसके पास एनालिसिस का। वो खबर का व्याख्या करेगा, उसके साथ खबर का विश्लेषण करेगा। व्याख्या अलग चीज है, विश्लेषण अलग चीज, ध्यान रखिएगा। व्याख्या में खबर को समझाया जाता है और विश्लेषण में खबर का इंटरप्रिटेशन से आगे बढ़कर के हम उसके असर की बात करते हैं कि इसका क्या होने वाला है। उस खबर का विश्लेषण करना, उसका एनालिसिस करना ज़्यादा बड़ा काम है, मतलब आप आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े। और तीसरा काम है खबर का वैल्यू एडिशन करना। वैल्यू एडिशन में, जिसको हम जर्नलिज्म की लैंग्वेज में, थोड़ा मैं टीचर भी हूँ, तो इसको हम एडवांस रिपोर्ट कहते हैं, एडवांस रिपोर्टिंग कहते हैं उसको। एडवांस रिपोर्ट का मतलब है कि आपकी रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, इसमें कुछ वैल्यू एडिट किया गया है। जैसे मैं कह दूं कि झांसी बड़ा प्रदूषित शहर है और आज झांसी का प्रदूषण लेवल ये है, मतलब है नहीं, है तो दिल्ली, पर उदाहरण के लिए आपने बुरा नहीं मानना कि आपने कैसे हमारे शहर को प्रदूषित, इतना सुंदर शहर है। तो पर मैं कहूँ कि पिछले 3 महीनों में ये वो रहा, या पिछले इन महीनों में हमारे यहाँ प्रदूषण ज़्यादा बढ़ जाता है, इन कारणों से बढ़ता है, ये अपने आप खबर का वैल्यू एडिशन हो गया। सूचना तो एक लाइन की थी, आज प्रदूषण ये है, या आज प्रदूषण की दर ये है, ठीक है, या मोबाइल क्राउड के नाते प्रदूषण बढ़ रहा है, या किन कारणों से बढ़ रहा है, जो दिल्ली के आसपास कई बार पराली के नाते बढ़ता है, उन कारणों पे चले जाते हैं। तो वैल्यू एडिशन करने का मतलब होता है खबर अकेली नहीं आती, खबर अपने के साथ बहुत सारी और चीज़ें लेकर के आती है और खबर अपने दिव्य रूप में प्रकट हो जाती है। दूसरा काम, ये 3 काम हमारे पास है। जो जर्नलिस्ट इस काम को करेगा उसको क्या चाहिए, उसको नज़र चाहिए, नज़रिया चाहिए। आप प्लेन खबर देके ज़िंदगी नहीं चलेगी, यानी आपको अपने को ज़्यादा अपडेट करना पड़ेगा। यानी अब जो पहले जर्नलिस्ट था वो क्या था, डॉक्टरी की भाषा में कहें तो वो नीम हकीम था, वो नीम हकीम था। आज का डॉक्टर आज का विशेषज्ञ है। जैसे वो देख रही है, मानो 10 साल उन्होंने हायर एजुकेशन देखा तो हायर एजुकेशन के विशेषज्ञ हो जाएंगे। 10 साल आप क्राइम देखोगे, आप क्राइम के स्पेशलिस्ट हो जाओगे। 10 साल आप पर्यावरण पे काम करोगे, पर्यावरण के विशेषज्ञ हो जाओगे। यानी आपको एक कोई विषय पकड़ना है, उस विषय पे अपने को झोंक देना है, आपकी अथॉरिटी बनेगी। अब अथॉरिटी रखने वाले जर्नलिस्ट को आप देखेंगे, एक तरह का जर्नलिज्म गिर रहा है, दूसरा जर्नलिज्म बढ़ रहा है, जो सब्जेक्टिव जर्नलिज्म। जो लोग किसी विषय को लेकर काम कर रहे हैं उनका बढ़ रहा है। जैसे इकोनॉमी में गए हम, अब पहले क्या होता है, ये व्यापार कवर करते हैं, अनुष्का जो है ये देखती है कोल इंडस्ट्री, वाह साहब क्या बात है, ये कमोडिटी में ये देखती हैं, ये शेयर देखती हैं। शेयर बाजार अपने आप में एक है, उसमें घुसना ही दूसरा, एक इंडस्ट्री ही देखने वाला आदमी। और लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो एक इंडस्ट्री को देख रहे थे सालों से, उस इंडस्ट्री की मर्मज्ञ। उसका जो सेक्रेटरी है भारत सरकार में, वो भी उनको बुला के सलाह लेता है, कोल में करना क्या करें बताओ जरा, क्योंकि सालों से देख रहे हैं उसी चीज़ को। तो अब जो है, जैसे डॉक्टरों में ना विशेषज्ञ हो गया, दांत वाला है, हड्डी वाला, तोड़ने वाला, जोड़ने वाला, ENT, अलग अलग डॉक्टर विशेषज्ञ। ऐसे पत्रकारिता में ही विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी, जर्नलिज्म खत्म नहीं होगा। मैं जर्नलिज्म खत्म करने नहीं आया हूँ, विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी। विशेषज्ञता जिनके पास अर्जित होगी वो करेंगे विषयों के अंतर्गत, क्योंकि इंफॉर्मेशन का समय जा चुका है, पर विशेषज्ञता का समय आ गया है। अच्छे ट्रेंड लोगों की जरूरत है, आप समझिए, जो बात को नए तरीके से, इंटरव्यू में कह रहा था कि सबको सब पता है, पर तुम बताओगे कैसे। मैं भी रामकथा कहना शुरू कर दूं, कोई सुनेगा? इनकी बजट सुनोगे हालत खराब हो जाएगी। हमारी साल भर की तनख्वाह नहीं होती,
जबकि मैं अच्छी तनख्वाह पाता हूँ, पर साल भर उतने पैसे नहीं पाते जितनी वो कथा में लेके जा रहे हैं एक कथा में। अभी ITI से निकाला भी था छत्तीसगढ़ में लोगों ने, तो एक दिन की कथा का 60 लाख रुपए का मिलता। आप कल्पना करिए, रायगढ़ में कोई राम कथा हुई थी, उसका 60 लाख का बिल था। तो आप क्या है, कम्युनिकेशन ही तो है, कहीं तो रहा है और क्या कह रहा है, और कौन सी नई बात कह रहा है भाई? राम कथा में तुम क्या नया कह दोगे, आप बताओ? वही राम, वही सीता, वही रावण, सारे प्लेयर्स वही हैं, सारे आर्टिस्ट वही हैं, सभी लोग वही हैं। बस कहन की बात है कि कह कैसे रहा है। कम्युनिकेशन यहीं पे आके खास हो जाता है, कहते कैसे हो, अपने काम को करते कैसे हो। इसलिए आपने देखा कि अखबारों को 90s के बाद जब अखबार कलर हुए तो अखबार को चैलेंज आ गया वो अपने सुदर्शन बनाए, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट जब अखबार था उसको सौंदर्य बोध पे उतना काम नहीं करना पड़ता था, उसको प्रेजेंटेशन पे उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। पर जैसे अखबार कलर हुआ उसकी जिम्मेदारी हो गई सुदर्शन भी दिखे। अखबार की लड़ाई किससे थी? उस समय टेलीविजन इमर्ज कर रहा था। टेलीविजन 82 में कलर्ड हो गया, आपको पता है, ACR जब हुआ तो कलर्ड हो गया। जब टेलीविजन कलर्ड हो गया, एक उस समय के बहुत बड़े पत्रकार थे, रघुवीर शाह जी, दिनमान के एडिटर थे, उन्होंने लिखा था कि अब खून का भी रंग दिखेगा। भाई साहब कितनी बड़ी बात है। पहले अखबार में छपता था, दिखता नहीं था खून क्या है। अब आप पहले पन्ने पे आप नहीं छाप सकते कत्ल वारत की फोटो, आप इरिटेट हो जाएंगे, पेपर बंद कर देंगे लोग, क्योंकि कलर्ड पेपर को सुंदर होना, उसका एथेटिक्स पे काम होता है, उसके सौंदर्य बोध पर काम होता है। इसलिए डिजाइनर रखे जाने लगे, विजुअलाइजर रखने जाने लगे। आप सोचिए अखबारों के अंदर विजुअलाइजर, कभी हमने सुना ही नहीं था जब हम जर्नलिज्म करते थे कि विजुअलाइजर क्या होता है। हम ही सबसे बड़ा लेआउट वाला हूं। आज विजुअलाइजर रखे जाते हैं, वो विजुअलाइज करता है कि पेज कैसे जाएगा, पेज सुंदर कैसे दिखेगा। जैसे आपका स्मार्टफोन है ना, वैसे अखबार भी अब स्मार्ट है, सब स्मार्ट, दुनिया स्मार्ट हो चुकी है। उसका शब्दों से अधिक ज्यादा जोर प्रेजेंटेशन पे है, कि क्योंकि उसे होल्ड करना, लोगों को ध्यान रखिए, अपने दर्शक को, अपने पाठक को होल्ड करना आज का सबसे बड़ा चैलेंज, द बिगेस्ट चैलेंज एनी कम्युनिकेटर, कि आप किसी तरह अपने दर्शक को होल्ड कर लीजिए। एक कार्यक्रम हमने किया था मीडिया विमर्श का रायपुर में, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी INB मिनिस्टर थे, उस कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने कहा कि पहले अखबार को पलटने में 40 मिनट लगता था, क्योंकि अखबार पढ़ा जा रहा था। 40 मिनट एक अखबार पे खर्च होता था। अब मैं 40 मिनट में 40 अखबार देख लेता हूं, क्योंकि अखबार पढ़ा नहीं जा रहा, अखबार पलटा जा रहा है। और अखबार पलटा क्यों जा रहा है? क्योंकि खबर पहले से पता है, इसलिए पलटा जा रहा है। पढ़ोगे तब जब खबर नहीं होगी, या खबर में कुछ नया होगा, या खबर नहीं हो या खबर में कुछ नया हो। ना खबर नहीं है ना खबर में कुछ नया है, फिर क्या होगा? अखबार पढ़ा नहीं जाएगा, अखबार पलटा जाएगा। इसलिए अखबार पलटे जा रहे हैं। जो पलट रहे हैं वो भी एहसान कर रहे हैं। टेलीविजन स्क्रॉल किए जा रहे हैं, मतलब काटा काट, कितना बेरहम होता है रिमोट, पता है? किसी टीवी एडिटर के वो अगर भगवान आ जाए, प्रकट हो जाए, टेलीविजन का एडिटर बैठा मानो कोई भी, उस भगवान प्रकट हो, वो कहेगा भगवान क्या चाहते हो, तो पूछेगा उससे, एडिटर से। एडिटर कहेगा साहब ये रिमोट खत्म कर दो किसी तरह से। 1 मिनट नहीं ठहर रहे आदमी भाई, खटाखट 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 5 मिनट में 40 चैनल पलट रहा है। कितने बेचैन लोग हैं, आप सोचिए। मतलब मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं तो टाइम का बता रहा हूं। टाइम ऐसा है ना, टाइम ऐसा है, आदमी टिक ही नहीं रहा, होल्ड ही नहीं कर रहा। 5 मिनट का उसका कंसंट्रेशन तो बहुत बड़ी चीज। और दूसरे यही आ गया, माशाअल्लाह, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। मीडिया कन्वर्जेंस की जगह है, हर मीडिया इस पे चलता है। इस पे रेडियो चले, इस पे टीवी चले, इस पे अखबार चले, इस पर EPP पढ़ लो, किताब पढ़ लो, जो चाहो कर लो, सब कुछ करता है। तो एक पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा जो हमारा, देखिए हमारे पास 24 घंटे हैं, सबके पास 24 आवर्स भी है ओनली। 24वां घंटा किसी के पास नहीं है। 24वां घंटा खत्म, अगला दिन क्लॉक शुरू हो जाएगी। उसी 24 घंटे में हमें अपने लिए सब काम करने हैं, पढ़ना है, लिखना है, घर के कुछ काम करने हैं, अपनी ज़िंदगी को बनाने बिगाड़ने के कुछ काम करने हैं, लोगों की सेवा सर्विस करनी है, अपनी नौकरी भी करनी है, सब करना है। उसी में हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट या अध्ययन या जो भी कह लीजिए, हमें उसी में पढ़ना भी है। ये जो समय है ये पढ़ाई लिखाई का वक्त ही है। और
मोबाइल अपने आप में एक टाइम किलिंग मशीन की तरह हमारी ज़िंदगी में है। मैं खुद भी उसका बहुत बड़ा उपभोक्ता हूँ, ऐसा नहीं है, सब प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, खूब समय देता हूँ। क्योंकि क्या होता है, एक बार सर मैं संकल्प लिया कि आजकल लोग डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, एक बार मैं संकल्प लिया 1 हफ्ते में कोई अपडेट नहीं करूँगा। तो हमारे 2-3 मित्रों को फ़ोन आ गया, स्वास्थ्य ठीक है? तो आप सोचो, लोग ये के हाथ तक कहने लगे हैं कि जो रील में नहीं वो रियल में भी नहीं। हालांकि मैंने अभी तक कोई रील नहीं बनाई, मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा मेरा लेवल गिर जाएगा, हो सकता है कभी बनानी पड़ जाए, क्योंकि स्पर्धा बड़ी कठिन है आजकल। क्या जो रील में नहीं वो रियल में नहीं? अब कौन कौन रील बनाए इसमें? बड़ी पिछड़ी क्लास है यार तुम्हारी। पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं, इसका आइडिया से लेना देना। आप समझिए, ये क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी आइडिया से। ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, माखनलाल, IIMC पढ़ने से थोड़ी आती है, किसी को भी हो सकती है। हमारे लोक जीवन में कितने सारे लोक गायक हैं, अक्षर ज्ञान नहीं उनको, इतना सुंदर संगीत गीत प्रस्तुत करते हैं और दुनिया मुग्ध होकर सुनती है। कुछ अगर नया विचार है जरूर हमको देना चाहिए। विचार को रख के क्या करोगे, कुछ मिलेगा तो नहीं। विचार की FD नहीं होती, ध्यान रखिए। हो सकता है किसी पसंद ही आ जाए, किसी की ज़िंदगी बदल जाए। भाई मैं जिंदगी में झूठ बोलूँ और एक बार कोई अच्छी कहानी सुनाऊँ उसमें सच बोलने के बारे में, सच बोलने से क्या फ़ायदा होता है? हो सकता है 2 लोग उस कहानी से इंप्रेस हो जाए। मैं क्या कर रहा हूँ मतलब नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। तो जीवन में जो है, मैं कम्युनिकेशन की बात कह रहा था, जिंदगी में कम्युनिकेशन का पेनिट्रेशन जबरदस्त है। बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी संभव नहीं है। ध्यान रखिए, घर टूट रहा है, क्यों टूट रहा है? 6 महीने हमने प्यार किया, 6 महीने लिव इन में रहे, 1 साल बाद सगाई करी, 2 साल बाद शादी की, 4 साल का रिलेशन चला के और 3 महीने में तलाक हो गया। क्या कारण? कम्युनिकेशन। कुछ बैरियर है कि हमारे संबंध नहीं चल रहे। हमारे अपने जिन्होंने हमें पैदा किया, माता पिता, उनसे हमारे संबंध मधुर नहीं। जिन भाई बहनों के साथ हम खेल के बड़े हुए उनके साथ हमारे संबंध मधुर नहीं। आप देखिए कम्युनिकेशन की ताकत क्या है। जिन दोस्तों के साथ हम उठे बैठे उनसे हमारे संबंध मधुर नहीं है। जिन मोहल्लों में खेले वहां हमें कोई पहचानता नहीं, जानता नहीं। आप देखिए कितना कठिन समय है, कितना बुरा वक्त है। और हम किसके विद्यार्थी हैं? कम्युनिकेशन के। और हमारा सबसे बिगड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन अगर अच्छा हो जाए तो दुनिया में कितना खून बह रहा बहेगा। आप बताओ, यूक्रेन रूस का झगड़ा क्या है? कम्युनिकेशन गैप है। ईरान और अमेरिका का झगड़ा क्या है? कम्युनिकेशन गैप है। भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या है? कम्युनिकेशन गैप है। पति पत्नी का झगड़ा क्या है? कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन की पावर को समझिए। जो कम्युनिकेट कर ले जाते हैं वो दुनिया जीत जाते हैं, जो कह ले जाते हैं, जिन्हें कहना आता है। इसलिए कहना सीखिए। लिखना, बोलना, पढ़ना, 3 ही काम है, और सुनना, लिसनिंग अपने आप में। कई लोगों की जो है सेलेक्टिव लिसनिंग रहती है, जो सुनना होता सुनते, नहीं सुनना तो नहीं सुनते। जैसे गुरुजी कह रहे आप छुट्टी, आप लोग घर जाइए तो तुरंत सुन लिए, आप क्लास में आ जाइए तो नहीं सुनाई पड़ रहा है, नहीं सुनाई पड़ रहा। मोबाइल को बंद रखिए, नहीं सुनाई पड़ता, नहीं सुनाई पड़ता कि भाई किसी सभा में जा रहे हैं, सज्जन लोग हैं, तो मोबाइल बंद रखें। मोबाइल एटिकेट्स नहीं आते हैं। कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ, बच गए कोई बात नहीं, हमारा बचता है यार। पार्लियामेंट बच जाता है लोगों को, लोग जज के सामने बच जाता है, जज फोन जमा करा लेता साहब तक के लिए। तो एक बहुत ही बदली हुई दुनिया है। एक इस बदली हुई दुनिया में हमें अपने को साबित करना है। ठीक है, आप पढ़ रहे हो तो आप ही थोड़ी पढ़ रहे हो, सभी पढ़ रहे हैं। आपके पास क्रिएटिविटी आइडियाज हैं, हमारे पास नहीं है क्या? सभी के पास है। स्पर्धा का समय है, नए तरीके से कहने का समय है, और कम्युनिकेटर्स के लिए जॉब्स की कभी नहीं है। बताऊँ आपको, मैं अभी गिनाना शुरू करूँ तो 500 नौकरियों की लिस्टिंग कराऊंगा आपको, 500 प्रकार की, जो कम्युनिकेटर्स को मिलती है, एमए मास कम्युनिकेशन वालों को मिलती है। ये ध्यान रखिए, 500 प्रकार की नौकरी बनेगी। क्योंकि हर कंपनी को कंटेंट राइटर चाहिए, हर कंपनी को कम्युनिकेशन एक्सपर्ट चाहिए, हर कंपनी को कॉपी राइटर चाहिए, हर कंपनी को चिट्ठी बनाना चाहिए, हर कंपनी को ट्रांसलेटर चाहिए, हर कंपनी को विजुलाइजर चाहिए, हर कंपनी को इलस्ट्रेशन वाला चाहिए, हर कंपनी को एडिटर चाहिए। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इसके बिना काम चल रहा हो। फिल्म बेचने से लेकर के माल बेचने तक, चुनाव जीतने से लेके दूसरे को चुनाव निपटाने तक, ये भी तो काम होता है। सब काम, इमेज बिल्डिंग, सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग से लेके उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट तक सब चलता है। इमेज मैनेजमेंट के काम है, बाकायदे कोर्स चलते हैं दुनिया के अंदर इमेज मैनेजमेंट के। इमेज मैनेजमेंट अपने आप कोर्स है। दूसरे की इमेज बनाने का आप काम करते हैं, दूसरे का सोशल मीडिया संभालते हैं।
इतने लोग जिनके करोड़ों करोड़ों फॉलोअर हैं, ये खुद अपना मीडिया चलाते हैं। वो चलाएंगे तो उनका धंधा कौन संभालेगा? या तो ये चला लो या तो धंधा चला, दोनों चलता नहीं साथ में। या तो फिल्म चला लो या तो सोशल मीडिया चला लो। जो सोशल मीडिया चलाता फिर जिंदगी में दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, वही कर सकता है। इधर रखिए। तो इसलिए जो भी सफल लोग हैं वो सोशल मीडिया पे हैं, एक्टिव भी हैं, सक्रिय भी हैं, पर वो अपना सोशल मीडिया खुद हैंडल नहीं करते। तो कोई तो करता होगा। आजकल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अपने आप में इतनी बड़ी फील्ड है। प्रशांत किशोर उसके आइकॉन बन के उभरे हुए हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो आजकल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में काम करते हैं, क्योंकि नेता को भरोसे ही खत्म अपने ऊपर। उसको भरोसे नहीं, उसको लोग पसंद करते हैं। तो फिर टेक्नोलॉजी लगाओ, लोगों का माइंड सेट बदलो। ये बहुत ही राष्ट्रवादी, बड़े समर्पित और जन जन के लिए जीने वाले, आपके लिए सांस लेने, आपके लिए सांस बंद करके रोकने वाले, तो ऐसा करना पड़ता है। मतलब एक नैरेटिव खड़ा करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी दंग है, क्योंकि आप मत परिवर्तन करते हैं, ओपिनियन बनाते हैं दूसरे की। आपके बारे में आप किसी की राय बदल जाएगी। कम्युनिकेशन में पावर ये ताकत है ना कम्युनिकेशन की। इमेज बिल्ड की जाती है। एक आदमी को बताया जाता है ये आदमी दुनिया का सबसे होशियार आदमी है। एक आदमी के बारे में हम बताते हैं ये सबसे बुद्धू आदमी दुनिया का। इसके बाद बुद्धू बनना बंद हो गया। कैसे करते हैं? ये नैरेटिव है, खेल है। जो खेल किया जाता है और हम उस खेल में शिकार होते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, एक आदमी सिर्फ अच्छे अच्छे काम करता है, एक आदमी से कभी अच्छा काम होता ही नहीं। क्या है? नैरेटिव। इस बहुत कठिन दुनिया में बहुत सारे अवसरों के साथ हम आए हैं, ध्यान रखिए। और मैं आपसे कहता हूं कि हिंदुस्तान इस समय अवसरों का सबसे बड़ा गणतंत्र है। जो लड़का आज यूरोप में पैदा हुआ, जो लड़का आज अमेरिका में पैदा हुआ, जो लड़का आज ब्रिटेन में पैदा हुआ, उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली लड़का हुआ जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। क्यों? लड़का लड़की दोनों बहस नहीं करता। क्यों? बताइए क्यों? अपनी ताकत हमें पता होनी चाहिए। प्रभु, ठीक है, ये तो पहले भी थी। अपॉर्चुनिटी, गुड। हम एक ऐसे मुल्क हैं जो इस समय सर्वाधिक अवसरों से भरे हुए हैं, ये ध्यान रखिए। हम एक ऐसे मुल्क हैं जिसके लोगों पर दुनिया का भरोसा है। हम एक ऐसे मुल्क हैं जिसको किसी भी दुनिया में, किसी भी मुल्क में अच्छे कर्मचारी के रूप में, अच्छे अधिकारी के रूप में, अच्छे सेवक के रूप में, अच्छे डॉक्टर के रूप में, अच्छे इंजीनियर के रूप में, अच्छे कलाकार के रूप में हमारा सम्मान है। क्योंकि हम दुनिया के किसी मुल्क में जाके बम नहीं पटकते। ध्यान रखिए, शांतप्रिय लोग हैं, एडजस्ट करते हैं। हमें सिखाया गया अपना देश जैसा देश वैसा वेश, हमको सिखाया गया। आजकल लोग दुबई जा रहे हैं मंदिर के लिए, हिंदुस्तान नहीं आते, दुबई चले गए। तो चले गए, इसके बाद अब पहुंचे एयरपोर्ट। अब देखो, हमसे अच्छा हिंदुस्तानी कोई नहीं। अब हमने कुछ पॉपकॉर्न कुछ भी खाया, एक हमारे पास पॉलीथीन है, खोज रहे डस्टबिन किधर। आप देखिए, दुनिया में ऐसा आदमी आपको मिलेगा? लोग कहते हैं हैबिट कैन नॉट बी चेंज, ये 2 घंटे में चेंज होगी। वही आदमी जो हवाई अड्डे पे आदमी है, वही आदमी झांसी बस अड्डे पे था, चेंज। यहां पे लाल बत्ती तोड़ रहा था और वहां पर लाल बत्ती पहले में खड़ा हो गया। कूड़ा जेब में डालता है कि उसको पता है कि दुबई में क्या होगा। उसको पता है, उसको पता है कि यहाँ पे ये अपना देश नहीं है, यहाँ पे बहुत शराफत से रहने को रोकते हो, नहीं तो बंद करते सूदते इतना है कि दिमाग ठिकाना जाता है। तो जैसा देश वैसा देश, ऐसा व्यक्ति सफल होगा, असफल होगा? सफल होगा। उसको कंडीशनिंग पता है। सबसे बड़ी चीज है कंडीशनिंग। जैसे इस कमरे में देखिए एयर कंडीशन लगा हुआ, ये क्या करता है? कंडीशनिंग करता है। माहौल के हिसाब से आपको जो टेम्परेचर चाहिए दे देगा। हिंदुस्तानी कंडीशन आइटम है। आप बाकी कंडीशनिंग करनी पड़ती है, क्लास लेनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है, बिहेवियर मैनेजमेंट सिखाना पड़ता है, बिहेवियर चेंज मैनेजमेंट पे काम करना पड़ता है। हिंदुस्तानी को कोई काम नहीं करना पड़ता। हिंदुस्तानी अपने घर में गंदगी करेगा, विदेश में जाके उससे अच्छा आदमी कोई नहीं होगा। इतना जबरदस्त आइटम है, क्योंकि उसको घर में बताया गया, गांव में उसके, बेटा जैसा देश वैसा देश। तो ऐसे दुनिया में लोग इसलिए सफल होते हैं। हिंदुस्तानी के लोग कितने सफलता का दर क्यों? इसीलिए एडजस्टमेंट हमें आता है, हम जानते कैसे रहना। और हिंदुस्तान में क्या करते हैं? हिंदुस्तान में आते हैं तो चाइना गेट के जिगरेट वो हो जाएंगे डाकू। क्या बोलेंगे? मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। ये कुत्ता ब्रिटेन में क्यों नहीं काटते भाई? ये अमेरिका में क्यों नहीं काटते? ये दुबई में क्यों नहीं काटते? संयुक्त अरब अमीरात में क्यों नहीं काटते? हिंदुस्तान में तुमको सब सोचता है मैंने लोमड़ी का दूध पिया है, वहां पी के दिखाओ। नहीं कर सकते। ये चाइना गेट का डायलॉग, पुरानी फिल्म, हम अपनी जवानी फिल्म बताएंगे, आपकी जवानी तुम्हें पता नहीं।
तो ये जो जिद है, जो अहंकार है, जो घमंड है, जो गुर्राहट है, वो सब अपने मुल्क में। इसलिए हिंदुस्तानियों का सक्सेस रेट बहुत है, क्योंकि हिंदुस्तानी एडजस्ट करता है। हमारे 2 शब्द बताए जाते हैं, एक है टॉलरेंस, एक है एक्सेप्टेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि ठीक है, चले दो, मतलब स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मजबूरी मजबूरी का नाम हाथ में लाते। एक एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेगा। हिंदुस्तान के अंदर टॉलरेंस दिखाता है थोड़ा सा, पर बाहर जाके एक्सेप्ट कर लेता है सब कुछ, इसलिए उसका सक्सेस रेट बहुत है। 4 लोग खड़े हों, एक ईरान का है, एक पाकिस्तान का है, एक अफगानिस्तान का है, एक यूरोप के किसी मुल्क का, एक हिंदुस्तान का है, पहला सिलेक्शन हिंदुस्तानी का होगा। मैं आपको दावे से कहता हूँ, कहीं से मुल्क में चले जाइए, क्यों? उनको पता है दे आर आइडियल, इनसे अच्छा नौकर दुनिया में मिलेगा नहीं। मतलब नौकर अधिकारी सब बड़े बड़े बैंकर्स आप देखिए, बड़ी बड़ी जो कारपोरेट कंपनियां हैं, सोशल मीडिया कंपनियां हैं, एलन मस्क साहब ने एक हिंदुस्तानी को निकाला, अपॉइंट किया दूसरे हिंदुस्तानी को, क्योंकि हम एक कमिटेड लोग हैं, हमारे को कमिटमेंट आता है। हम जो कुछ हरकतें करते हैं अपने मुल्क में करते हैं, अपने मुल्क के खिलाफ करते हैं, बाहर जाके हमसे अच्छा कोई दुनिया में हो नहीं सकता। ये मैं आपको उदाहरण के लिए बताया। कम्युनिकेशन में काम आती है सिर्फ और सिर्फ आपकी भाषा। भाषा के बहुत सारे स्वरूप हैं, एक भाषा बोली जाती है, एक भाषा लिखी जाती है, एक भाषा सुनी जाती है, एक भाषा सुनाई जाती है, एक भाषा पॉडकास्टिंग की, एक भाषा अखबार की, एक भाषा टीवी की, एक भाषा रेडियो की। सबकी अलग अलग भाषा, सबकी अलग अलग तल है भाषा के। रेडियो में जो भाषा चलेगी वो टीवी में नहीं चलेगी, टीवी में जो चलेगी वो सोशल मीडिया में नहीं चलेगी, सोशल मीडिया में जो चलेगी वो डिजिटल वर्ड्स में नहीं चलेगी। सब जगह अलग अलग है, वेबसाइट्स की अलग। कोई कहेगा कि 60 शब्दों में खबर कह दो, कितने में? 60 शब्द में। अब हमें क्या, हम तो पुराने ज़माने के पत्रकार हैं। हम शुरू करते थे संपादकीय लिखना, 15 अगस्त को संपादकीय स्वदेश में लिखता था, तो ऊपर सिर्फ स्वदेश का मास्टर रहता था और वहाँ शुरू करता था प्यारे देशवासियों से, अंत में साइन करके खत्म करता था। मैंने तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म। वैवाहिक विज्ञापन भी कई लोग पढ़ते थे, कई शादियाँ होने के बाद भी, क्योंकि टाइम था, करते क्या, दूसरा कोई उपाय नहीं था। वो तो पढ़ के वो वैवाहिक विज्ञापन, मैट्रिमोनियल, ये वो सब पढ़ते थे। न्यूज यू कैन यूज, क्लासिफाइड भी पढ़ जाते थे पूरा। बहुत समय था लोगों के पास, अब समय नहीं है। तो एक तो भाषा पे काम करिए। मार कहाँ खाता आदमी? भाषा पे। एक ही जगह आप मार खाओगे, बताता हूँ, जिंदगी में। क्योंकि भाषा सिखाना किसको था? स्कूल को। भाषा सिखाई जाती है क्लास 1 से 10+2 तक। 12वीं तक भाषा नहीं आई, प्रयास करने से आ जाएगी, आ जाएगी। करने से होता। बाबा रामदेव क्या कहते हैं? बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है। हमारे साथी गए हरिद्वार, 1 हफ्ते रहे, पैसा वैसा खर्च किए, पूरा योग सीख के आए, एक सीडी भी लेकर के आए। सीडी सिरहाने हैं और वो सो रहे हैं, आज तक उठे नहीं दोबारा उस सीडी को लेकर के। पर बाबा रामदेव ने कहा क्या था वहां से? करने से होता है, करोगे तब होगा। कुछ अंदर बाहर करो, पेट अंदर करो, बाहर करो, कुछ करो, है चलते फिरते रहो, उछलते कूदते रहो, बैठ मत जाओ एक जगह। बैठ गए तो बैठ गए, दाद साहब ने लिखा, हजरत दाद जहां बैठ गए, उठते ही नहीं थे। तो आपको कुछ करना पड़ेगा, करने से होता है। मतलब आपको भाषा अर्जित करनी पड़ेगी। भाषा अर्जित कैसे होती है? भाषा अर्जित करने का एक ही उपाय, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है पढ़ना लिखना बोलना सुनना, पढ़ना लिखना बोलना सुनना, पढ़ना लिखना बोलना, और कोई उपाय नहीं। आप जीवन में 8 से 10 भाषाएं सीख सकते हैं, ये भगवान ने आपको कैपेसिटी दी। और हिंदुस्तान का आदमी ऐसा है जो बाइलिंगुअल बाय बर्थ है, बाय बर्थ है। दुनिया का कोई मुल्क नहीं होगा जहां का आदमी बाइलिंगुअल हो, ये ध्यान रखिए। एक स्पेनिश हो सकता है पूरी जिंदगी में सिर्फ स्पेनिश सीख के रह जाए, स्पेन पैदा हुआ आदमी, दूसरी उसको भाषा की जरूरत ही नहीं पड़े। एक फ्रेंच को सिर्फ फ्रेंच ही आती रह जाए, उसने हो सकता है जीवन में कोई लैंग्वेज सीखी नहीं, क्योंकि इतना उसको अपनी भाषा में इतना गुरूर है कि मैं फ्रेंच, मतलब धरती में मेरे अलावा कोई है ही नहीं, और संस्कृत विश्व में सबसे महान है। इतने गुरूर में को सीखते नहीं कोई दूसरी चीज। वो हो सकता है वो सिर्फ फ्रेंच के सहारे पूरी जिंदगी कट जाए उसकी। ऐसे अनेक देश यूरोप के आपको मिलेंगे, अरब कंट्रीज के ऐसे देश आपको मिलेंगे जो सिर्फ एक भाषा जानते हैं, दूसरी भाषा ना उन्हें सीखी ना सीखने का प्रयास किया। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो स्वयं संवैधानिक तौर पर 22 भाषाएं बोलता है और एक विदेशी भाषा में सारे काम करता है, अंग्रेजी में। एक तो वैसे सीखता वो, तो 2-3 भाषाएं तो सीख जाता है। बोलियां है, बघेली, बुंदेली, हर जहाँ पे आपको बोली बदल जाएगी। भोजपुरी अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप सोचिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री भोजपुरी।
भोजपुरी के 3-3 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। इंडस्ट्री की ताकत देखिए, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भोजपुरी। कितनी छोटी इंडस्ट्री आपको दिखती होगी दूर से। बॉलीवुड का तो छोड़ो, हॉलीवुड का छोड़ो, नेता को मिल जाए तो ठीक है, उसका तो बिजनेस है, उसको तो मिलेगा मिलेगा, वो तो है उसमें से, वो तो शो बिजनेस का आदमी, उसको टिकट दी जा रही वो चुनाव जीत सकता है। तो हमारी छोटी छोटी जो भाषाएं हैं वो भी इतनी ताकतवर है, ये आपको मैंने उदाहरण बताया। और आप ये देखिए, स्पेन की आबादी देखिए, फ्रांस की आबादी देखिए, यूरोप के छोटे छोटे मुल्कों की आबादी देखिए, यूक्रेन की आबादी देखिए, उन मुल्कों की आबादी देखिए, अपने राज्यों की आबादी देखिए, एक एक भाषा कितनी ताकतवर है। हिंदी के बाद बांग्ला दूसरी बड़ी भाषा हिंदुस्तान की है। बांग्ला भाषियों की आबादी देखिए, महाराष्ट्र की आबादी देखिए, तमिल की आबादी देखिए, तेलुगु की आबादी, अपने आप में हर प्रदेश अपने आप में एक मुल्क है, एक देश है। उसकी इंडस्ट्री, उसका सिनेमा है, उसका आर्ट एंड कल्चर है, उसके परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, सब कुछ उसके पास है अपने आप में। उसका लिटरेचर है, उसका रंगमंच है और समृद्ध है, ऐसा नहीं है। कितना करने को आप कल्पना करिए, कितना करने को। अगर आदमी सोचे कि मैं सिर्फ मराठी थिएटर कवर करूंगा, महादेव मराठी थिएटर के बारे में लिखूंगा, तो भी जिंदा रह जाएगा, भूखा नहीं मरेगा, नेवर, मर ही नहीं सकता। वो सोचे सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के बारे में रिव्यू करूंगा, ये करूंगा, तो भी जिंदा रह जाएगा। और साउथ वाली कोई लैंग्वेज जान के वहां का कुछ कर लिया, फिर तो भगवान ही मालिक है, फिर तो हो सकता है आप कई मंदिर वंदिर बन जाए। वो थोड़ा सा अपनी भाषा को लेके ज़्यादा आ सकते हैं। हीरो वर्शिप है लीडर्स की। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ 22 भारतीय भाषाएं तो संवैधानिक तौर पर बड़ी भाषाएं हैं। इसके अलावा भोजपुरी से लेकर राजस्थानी तक तमाम भाषाएं, सबका अपना अपना कुछ कुछ है जिसमें कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ मीडिया नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा दिमाग खोल रहा हूँ। हमारा आर्ट, हमारा कल्चर, हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स, प्रदर्शन कलाएँ कितने प्रकार की हैं, कितने प्रकार के नृत्यों पर हम काम करते हैं। आप सोचिए, दुनिया में इतने नृत्य कहाँ हैं, आप बताइए। हर इलाके का अपना एक नृत्य, जातियों के नृत्य, जातियों के, कॉस्ट के, ऐसी विविधता, ऐसी डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी दुनिया के अंदर आपको नहीं मिलेगी। इतनी भाषाएं बोलने वाला, इतनी बोलियां बोलने वाला, इतने सारे नृत्य करने वाला, इतने सारे गीत गाने वाला, इतने सारे लिटरेचर आपको मिलेगा नहीं दुनिया के अंदर। आप किसी एक चीज़ को पकड़ लो, इस पर मैं कम्युनिकेट करूँगा, लोग इसके बारे में बताऊँगा, आपकी ज़िंदगी कट जाएगी। देवदत्त पटनायक कुछ नहीं करते। हिंदुस्तान की, जिसको मैथोलॉजी कहते हैं, मैथोलॉजी कहना जो तो इतिहास है, ये गलत भाषा का उपयोग करते हैं अंग्रेज, और उसको हम भी दोहराने लगे, मैथोलॉजी कहते हैं। अपने इतिहास के बारे में बता रहे हैं, लोग उनको पढ़ रहे हैं। अमित त्रिपाठी का नाम आपको बताना चाहता हूँ। अमित त्रिपाठी ने नावल सीखने शुरू किए भारतीय नायकों के बारे में। अमित त्रिपाठी अपने आप पे सीरीज ऑफ नॉवेल से शिवाज पे, सब पे, ऐसे अनेक लोग मैं आपको गिना सकता हूं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत सारा नाम नामा हासिल किया है। आप खाना बनाना सिखाओ, आप बुंदेली खाना बनाना सिखाओ, आप हेयर स्टाइल सिखाओ, आप कुछ भी सिखाओ, आपको जो आता हो करके बताओ। छोटे छोटे बच्चों ने अपने यूट्यूब खोल करके करोड़ों का खेल कर दिया। सर्विस इंडस्ट्री में कितना काम किया हमारे लड़कों ने, आप देखिए। पेटीएम से लेके ओला तक कौन बना रहा है हमारे लोग। एक रूम नहीं है, ओयो चल लिया। एक नया लड़का, बिल्कुल 20-20, 28, 30 साल की उम्र में लड़के जो कमाल कर रहे हैं हिंदुस्तान के, देखिए। हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न खड़ी हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, बहुत बड़ी चीज़। ये कौन कर रहा है? ये नए विचार लेके कौन आ रहा है? आपकी उम्र के लोग कर रहे हैं। वो सोचते हैं, एक विचार को लेके जाते हैं। विचार का क्या होगा? विचार या तो फेल हो गया तो सफल हो जाएगा। और हर विचार फेल क्यों होगा? फेल भाई ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक बार अपने को आजमाना चाहिए। अगर भाषा आपके पास नहीं है, आपको कम्युनिकेशन की दुनिया छोड़ देनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। इसलिए भाषा पे बहुत काम करिए। भाषा सीखना बहुत आसान है, आपको आनंद आना चाहिए। जिस काम में आपको आनंद आता है वो आपको अपने आप आता है, ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि मैं सामने से काम नहीं कर सकता, वैसा काम करिए जो आपसे करते बनता है। आपको लगता है लिखना पढ़ना नहीं आता, मत लिखिए, पढ़िए। टेक्नोलॉजी का कोई काम करिए, कैमरा चलाइए, एडिटिंग सीखिए। किसने कहा कि नहीं लिखना पढ़ना आता तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी? ज़्यादातर जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं इंडस्ट्री चला रहे हैं, सैकड़ों लोग काम दे रहे हैं। एलन मस्क ने से लेके जितने आपको देखेंगे, है ना, ये जो फेसबुक वाला बालक है, क्या नाम है इसका, जुकरबर्ग, कौन से किस कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ के आया है कम्युनिकेशन है। अब सब लोग फंसे, सबको फंसाए पड़ा है अपने कम्युनिकेशन की दुकान पे, है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म करके आया है, नहीं किया ना, बीजेएमजे तक नहीं किया, कहीं से पर चला रहा है। तो ये बड़ी बात है कि आपको क्या कर सकते हैं आप कम्युनिकेशन की दुनिया में। भाषा, दूसरा कम्युनिकेशन का वो है
टेक्नोलॉजी थोड़ा सा, कि आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे आने वाले जो बिजनेस हैं मीडिया में, वो 2-3 चीज़ों पे चलेंगे, 3V पे। वी माने जानते हो, विक्ट्री। और मीडिया में भी 3V चलेगा। पहला वी चल रहा है मीडिया में इस समय, जिससे हिट है वह है वीडियो। वीडियोस का समय है, क्योंकि वीडियोस की पावर को आप समझिए। वीडियोस की पावर ये है, मोबाइल ने एम्पावर्ड कर दिया, हर आदमी वीडियो देख सकता है। सेकंड, वीडियोस की पावर है कि उसके आदमी का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, उसके ग्राहक का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, वो वीडियो देख के समझ जाता है। दुनिया भर में ऐसे तमाम लोग हैं जो हिंदी का स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते पर हिंदी समझते हैं, हिंदी समझते हैं। तो ये चीज है कि आपको वीडियोस पे, एक बहुत बड़ी दुनिया वीडियोस की। दूसरा वॉइस, पहला वीडियो, दूसरा वॉइस। वॉइस का मतलब पॉडकास्टिंग से जो बातें हो रही, आवाज से की जो दुनिया है, रेडियो की सर ने अभी बात कही, आवाज की जो दुनिया है, आवाज की वापसी हो गई। क्योंकि बहुत सारा ऐसा समाज है जो आवाज ही समझता है, वो टेक्स्ट पे नहीं जा सकता। अनेक ऐसे लोग, मानो मैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से कहूं कि मैंने एक अमर उजाला में एक आर्टिकल लिखा है और आप इसको पढ़िए, तो वो कहेंगे यार मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है, तुम इसको पॉडकास्ट करके भेज दो, समझ लेंगे। वो हिंदी समझते हैं, पढ़ नहीं सकते, स्कूलिंग नहीं हुई ना उनकी हिंदी स्कूल में, तो नहीं समझ सकते, बस हम सुन लेंगे। वो मैं पॉडकास्ट करके भेज दूँ, बोल करके वो सुन लेंगे। तो वॉइस अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, आवाज जिसको कहते हैं वॉइस। और तीसरी है वर्नाकुलर, जिसके बारे में अभी भी हिंदुस्तान के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। वर्नाकुलर का मतलब है भारतीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं, लोकल लैंग्वेज। ये 3 हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है, आप समझिए। छोटे छोटे वीडियोस बनाइए, उनकी रीच और हिट्स देखिए। पॉडकास्टिंग की दुनिया में जाइए, उसकी रीच और हिट्स देखिए। वर्नाकुलर पे काम कीजिए, अपनी रीच और हिट्स देखिए। ये मैंने भी जो 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए, ये वर्नाकुलर के लोग हैं। बहुत एम्पावर्ड कर देगी आपको ये चीज, आपको समझिए। अंग्रेजी वर्ल्ड लैंग्वेज है, आपको दुनिया के अंदर ले जाएगी, पर आप वहां जाएंगे जहां संभावना है। जिस जमीन पर खेती नहीं हो रही है, उस जमीन पर आप खेती करेंगे, आपका एक नया खेत खड़ा होगा। वर्नाकुलर बहुत बड़ी शक्ति है हिंदुस्तान की, यानी एक आर्थिक शक्ति भी उनके पास आ गई है। अब वो अच्छा मोबाइल खरीद सकते हैं, सुन सकते हैं, गा सकते हैं, नाच सकते हैं, सब कर सकते हैं। वो भी इंटरटेनमेंट करते हैं। अब वो सिर्फ खेत में पसीना नहीं बहाते, वो मनोरंजन भी करते हैं। उनको भी अच्छा मनोरंजन चाहिए, उनको अपनी भाषा में चाहिए। वो अपने संगीत पर थिरकते हैं, जो उनका दिल सुनना चाहता है उस पर थिरकते हैं, उसको सुनना चाहते हैं। अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, अपने लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये जो 3V है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। और आपको कुछ भी कहना है, भाषा के बिना आप नहीं कह सकते। भाषा ही आपकी पहचान है, भाषा ही आपकी ताकत है। मैं इतनी देर तक आपसे बात कर रहा हूं, किसके सहारे बात कर रहा हूं? भाषा के सहारे। मैं मानिए 5 भाषाएं जानता हूं, मानिए, तो मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा, जितना हूं उससे 5 गुना बड़ा हो जाऊंगा कि नहीं? आप बताइए मेरी ताकत क्या हो, कल्पना करिए आप। मैं बंगला भी जानता हूं, मैं अभी यहीं बैठ करके बंगाली स्टूडेंट से बात करूंगा, मेरी वर्ल्ड वाइड खुल जाएगी, मेरी दुनिया खुल बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी। मानो फ्रेंच भी जानता हूं, मेरी दुनिया उससे बड़ी हो जाएगी। एक बाजार खुलता है मेरे लिए, एक भाषा मेरे लिए एक बाजार खोलती है। बाजार शब्द अच्छा नहीं माना जाता, हम उसको समाज कहते हैं। एक समाज का दरवाजा मेरे लिए खुल जाता है। एक भाषा हमें कितना सशक्त बनाती है, आप ये देखिए। मैं एक भाषा के सहारे आपसे इतने लोगों के साथ संवाद कर रहा हूं, मेरे पास 5 भाषाएं होंगी, इसकी 5 गुना ऑडियंस मेरे पास होगी। भाषा अपने आप में शक्ति है। भाषा की शक्ति का जिसको एहसास हो जाता है, भाषा उसको जिला खिला ले जाती है। ध्यान रखिए, सब करती है भाषा। कैटरीना कैफ को हिंदी सीखनी पड़ेगी, नहीं सीखनी पड़ी? क्यों? देश की इतनी सुंदर महिला को हिंदी सीखनी पड़ी, सीखनी पड़ी? क्यों सीखनी पड़ी? कम्युनिकेट करने के, संवाद करने के लिए। अनेक राजनेताओं ने हमारे हिंदी सीखी। देवड़ा जी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने घर में ट्यूशन लगाई। आदरणीय सोनिया जी ने हिंदी सीखी। क्यों सीखी? इस देश से संवाद करना है। इतने बड़े मुल्क से आप बात कैसे करेंगे? कारपोरेट तो अंग्रेजी में चलेगा, चुनाव हिंदी में चलता है। ध्यान रखिए, इस देश के दिल से बात करनी है तो देश और देश की भाषाओं में करनी पड़ेगी। गुजरात में पैदा हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिंदी में संवाद करते, पूरी दुनिया के अंदर संवाद कर रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी हिंदी बात करते हैं। तो आप अपनी भाषा की ताकत को समझिए।
कुंठित मत होइए, 2 भाषाएं सीख लीजिए और अच्छी बात है, बहुभाषी बनिए। उम्र है भाषाएं सीखने की, भाषाओं पर विजय प्राप्त करने की और फिर दिग्विजय करने की। अपने आप जी जाए, जिसको भाषा आती है कुछ भी कर सकता है, भूखा नहीं मर सकता। आप देखिए इस देश में सिर्फ राम की कथा कह के कितने लोग जिंदा है, किसके सहारे कह रहे हैं? भाषा के सहारे। राम कथा हमको आपको भी पता है, कितने लोग राम का अनुवाद, गुणानुवाद करके, कितने लोग भागवत करके, कितने लोग जो है अलग अलग धर्म ग्रंथों का पाठ करके इस देश में जिंदा है। आप सोचिए भाषा कितने को जिला दी। अकेले तुलसीदास ने कितनों को रोजगार दे रखा है, अकेले बाबा तुलसीदास ने कितनों को रोजगार दे रखा है। एक किताब लिख गए, आज तक लोग जो है उस किताब पे जी खा रहे हैं। उन्हीं का मंत्र पढ़ पढ़ के, उन्हीं का चौपाई सुना सुना के लोग जिंदगी कट रही है। एक गीता ने कितनों को रोजगार दे रखा, गीता उपदेश चल रहे, गीता व्याख्यान हो रहा है, गीता रहस्य बताई जा रही है, गीता पे टीकाएं लिखी गई कितनी सारी। एक भाषा कैसे समृद्ध करती है आदमी को, इसलिए भाषा पे बहुत काम करिए। और बहुत सुंदर समय है, बहुत अच्छा समय है। हिंदुस्तान इस समय दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, जो रोज बताया जा रहा है आपको। ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में 3री बड़ी इकोनॉमी होगी। हिंदुस्तान अवसरों का जनतंत्र है। दुनिया के सब देश जो है विकास के सैचुरेशन पे, दुनिया के सारे बाजार लड़खड़ा रहे हैं, दुनिया भर में मंदी फैली हुई है। हिंदुस्तान अपनी बड़ी पॉपुलेशन के नाते, नौजवान पॉपुलेशन के नाते, तेजी से बढ़ते हुए विकास कार्यों के नाते, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के नाते अवसरों का एक बहुत बड़ा देश बनने वाला है। इस अवसर में आपको अवसर तब मिलेगा जब आप में कुछ होगा। आप ध्यान रखिए, जब अवसर होते हैं तो अवसर उन्हीं को मिलते हैं जिनके पास कुछ होता है। अगर आप कुछ जानते हैं, अगर आप कुछ बता सकते हैं, अगर आप कुछ कह सकते हैं, नए अंदाज में, नए तरीके से कह सकते हैं, लोग आपकी बात जरूर सुनेंगे। आपने मुझे सुना, मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमको सत्याग्रह के बारे में बताया और उन्होंने 3 बंदरों का उदाहरण दिया, है ना। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो मैंने उसी से प्रेरणा लेकर के विद्यार्थियों से, मीडिया के कहता हूँ, बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो। क्योंकि इस समय फेक न्यूज़ अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है और फेक न्यूज़ के नाते बहुत ज़्यादा समाज में तनाव, वैमनस्य और बुरी चीज़ें फैलती हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि डिजिटल सत्याग्रह। बुरा मत टाइप करो, बुरा मत शेयर करो, बुरा मत लाइक करो। चलिए, बुरा मत टाइप करो, बुरा मत आप शेयर ही नहीं करो तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। आज क्या होता है, एक गलत खबर आती है, हम इमीडिएट बिना चेक किए फॉरवर्ड करते हैं, अगला फिर अगले को करता है। कोरोना के समय बताया गया कि 68% शेयरिंग जो है हुई लोगों की, और वो लोगों ने आपस में की, रिश्तेदारों ने, उन्होंने फैलाई। 2-3 चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, मैं थोड़ा से कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको पता चलेगा दुनिया, डिजिटल की दुनिया बन कैसी रही। एक दिन में सोशल मीडिया यूजर्स के द्वारा 3.2 बिलियन यानी 320 करोड़ से ज़्यादा फोटोज़ को शेयर किया जाता है। आप सोचो, एक दिन 320 करोड़ फोटोज़, 3.2 बिलियन यानी 320 करोड़ से ज़्यादा फोटोज़ को शेयर किया जा रहा है। अब फोटोग्राफर की क्या इज्जत रहेगी? एक ज़माने में आप लोगों को याद होगा, जो सीनियर लोग हैं, फोटोग्राफर आता था शादी में, कैसे रील रहती थी उसके अंदर, और फिर फ्लैश चमका के बेवकूफ़ बनाता था, तो तुम्हारी फोटो हमने ले ली। आज जो है मोबाइल ने कितनी बड़ी क्रांति की। एक दिन में फेसबुक पर, जो मैं आपसे वीडियोस की बात कर रहा था, एक दिन में फेसबुक पर 8 बिलियन यानी 8 करोड़ से ज़्यादा वीडियो देखे जा रहे हैं। ओनली फेसबुक का डाटा है। एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 145 मिनट 145 मिनट्स सोशल मीडिया बिता रहा है। एवरेज है ये, हो सकता है कोई 12 घंटे बैठा हो, नहीं कह सकते। आज के लोग कैसे अपनी रातें काली कर रहे हैं मुझे पता है। पता चला ब्रह्म मुहूर्त आ गया तो फिर 4 बजे सोने गए, होता है ना। बाबा रामदेव ने कहा करने से होता है, तो करते रहते हैं वो लोग। दुनिया भर में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या 3 अरब 99 करोड़ हो गई है, जो दुनिया की आबादी का 51% है। हमें पता है जब किसी कंपनी में 51% शेयर हमारे हो जाते हैं, कंपनी हमारी हो जाती है। तो इसमें ये जो मीडिया की कंपनी है, कम्युनिकेशन की कंपनी है, वो अब सोशल मीडिया वालों की हो गई है। 51% शेयर उनका हो गया है। यानी जो परंपरागत मीडिया, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर देखिए, एक बहुत ज़बरदस्त आंकड़ा बता रहा हूँ, मेरा ध्यान से सुनो। अगर सोशल मीडिया पर सभी यूजर्स के द्वारा बिताए गए वक्त को जोड़ दिया जाए तो हर दिन 10 लाख साल के बराबर का समय सोशल मीडिया पे खर्च हो रहा है। हर दिन 10 लाख साल के बराबर। ये आंकड़े हैं, ये फर्जी आंकड़े नहीं बता रहा हूँ। 10 लाख साल। तो आप सोचो हम कर क्या रहे हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में सबसे ज़्यादा लोग फेसबुक पर सबसे ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म फेसबुक है। सोशल मीडिया का कुल 78% ट्रैफिक फेसबुक पर जा रहा है। इंस्टाग्राम पर 5%, यूट्यूब का 3.2 ट्रैफिक शेयर है। फरवरी 2022 के आंकड़े हैं, नए नहीं है मेरे पास अभी। उसमें भारत में लगभग 6.58 मिलियन यानी 60 करोड़ 58 लाख एक्टिव इंटरनेट यूजर्स थे। ये दुनिया है जिस दुनिया में आपको निवेश करना है, जिस दुनिया में आपको प्रवेश करना है, और अपने खास अंदाज के साथ, अपनी खास प्रस्तुति के साथ आप इसमें जाइए। बिल्कुल समय आपका स्वागत करेगा, क्योंकि समय है, आप कह सकते हैं अपना टाइम आएगा। चलिए, भारत माता की वंदे